नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है शिक्षा के अधिकार की। आज भारत में हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है, ये हम सब जानते हैं। पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं। तो फिर ये अधिकार एक सरकारी लक्ष्य से हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना कैसे? चलिए आज उस लंबे और मुश्किल सफ़र को समझते हैं। ये कहानी उम्मीद की भी है और संघर्ष की भी। तो हमारी पूरी चर्चा इस एक बुनियादी सवाल से शुरू होती है। सवाल है, शिक्षा के मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं? या अंग्रेजी में कहें तो व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन? देखिए, ये सवाल ही इस पूरे सफर को समझने की चाबी है और हम कोशिश करेंगे कि इसे बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल सरल तरीके से जानें। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन ये बहुत गहरी और सच्ची बात है, जो हमारे समाज में सदियों से कही जाती रही है। सोचकर देखिए, शिक्षा के बिना कोई भी इंसान अपने व्यक्तित्व का, अपनी सोच का पूरा विकास कर ही नहीं सकता। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या डिग्रियां लेना नहीं है। नहीं, ये इंसान को एक गरिमा देती है, एक पहचान देती है, सही और गलत में फर्क करने की, सोचने की क्षमता देती है, और सबसे बड़ी बात, अपने अधिकारों को सही मायने में इस्तेमाल करने की ताकत देती है। सच तो यह है कि शिक्षा ही इंसान और जानवर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षा इतनी ही जरूरी है, तो जब हमारा संविधान बना तो उसकी शुरुआत में इसकी जगह क्या थी? क्या ये हमेशा से एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट था? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे आखिर कहां और किस रूप में रखा था। इस फर्क को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूं समझिए कि मौलिक अधिकार एक पक्की गारंटी की तरह हैं। अगर ये अधिकार किसी को नहीं मिलता तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और इसे मांग सकता है। वहीं नीति निर्देशक तत्व एक सलाह या एक लक्ष्य की तरह हैं, जो सरकार को दिए गए हैं कि भाई आपको ये काम करना है, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। और शुरू में शिक्षा का अधिकार बस एक लक्ष्य था, कोई पक्की गारंटी नहीं। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा था ये चौंकाने वाला आंकड़ा। हमारे संविधान के लागू होने के 52 साल बाद भी भारत के 40% बच्चे शिक्षा से दूर थे। 40%! जरा सोचिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कानूनी तौर पर लागू करने वाला अधिकार नहीं था, तो सरकारें इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए मजबूर नहीं थीं। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि एक लक्ष्य और एक गारंटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जब व्यवस्था थोड़ी धीमी गति से चल रही थी, तब हमारे देश की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान की अपने तरीके से व्याख्या की और शिक्षा के अधिकार को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस कहानी में बड़ा मोड़ आया 1992 के एक ऐतिहासिक केस से, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कहीं और नहीं बल्कि अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार में ही छिपा हुआ है। उनका तर्क बहुत सीधा था। बिना शिक्षा के एक गरिमापूर्ण, एक इज्जत की जिंदगी जीना आखिर कैसे मुमकिन है? ये वो पल था जब पहली बार शिक्षा को सीधे सीधे एक मौलिक अधिकार से जोड़ा गया था। ठीक एक साल बाद 1993 में उन्नीकृष्णन मामले में यह सवाल फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। कोर्ट ने मोहिनी जैन वाले फैसले को तो सही ठहराया, लेकिन उसमें एक बहुत जरूरी बदलाव किया। कोर्ट ने यह माना कि देश की जो आर्थिक स्थिति है, उसे देखते हुए शायद हर किसी को हर स्तर पर शिक्षा का अधिकार देना मुमकिन ना हो। इसलिए कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार तो है, लेकिन यह खास तौर पर 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। तो न्यायपालिका के इन दो बड़े फैसलों ने सरकार और संसद पर एक बहुत मजबूत दबाव बना दिया। अब शिक्षा सिर्फ एक सलाह नहीं रह गई थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे जीवन के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा मान लिया था। ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वैसे अगर इस तरह की जानकारी आपको जरूरी लगती है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी मुद्दे आप तक पहुंचाएं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। तो न्यायपालिका ने तो रास्ता दिखा दिया था। अब बारी थी हमारी संसद की कि वो इस अधिकार को एक पक्का कानूनी और संवैधानिक रूप दे। और यहीं से शुरू होती है शिक्षा के अधिकार के एक मौलिक अधिकार के रूप में औपचारिक जन्म की कहानी। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये इस पूरे सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, 1950s में ये सिर्फ एक लक्ष्य था। फिर 1992 और 93 में हमारी न्यायपालिका ने इसे मौलिक अधिकार से जोड़ा।
इसके बाद एक लंबा इंतजार खत्म हुआ और 2002 में एक बड़ा संवैधानिक कदम उठाया गया और फिर 2009 में जाकर इसे लागू करने के लिए एक पूरा कानून बनाया। साल 2002 ये एक ऐतिहासिक साल था। हमारी संसद ने 86वां संविधान संशोधन पास किया और इसके जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद ने बिल्कुल साफ शब्दों में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। अब ये कोई अदालती व्याख्या नहीं थी, बल्कि ये हमारे संविधान का एक अटूट हिस्सा बन गया था। लेकिन सिर्फ संविधान में अधिकार लिख देना ही तो काफी नहीं होता है ना? उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, असलियत में कैसे लागू किया जाए, इसके लिए एक पूरे कानून की, एक पूरे सिस्टम की जरूरत थी। और ये कानून आने में 7 साल और लग गए। साल 2009 में संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम यानी कि RTE एक्ट पास किया। इस कानून ने ही वो पूरा ढांचा तैयार किया कि यह अधिकार बच्चों को मिलेगा कैसे, स्कूलों की क्या जिम्मेदारी होगी और सरकार की क्या भूमिका होगी। तो कानून भी बन गया, अधिकार भी मिल गया। लेकिन क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया? क्या देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगी? नहीं। अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, जो है जमीनी हकीकत और आज की बड़ी चुनौतियां। कानून बनने के इतने सालों बाद भी आज हमारे देश में 6 से 14 साल की उम्र के लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा के सिस्टम में लाने की जरूरत है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2 करोड़ बच्चे हैं, 2 करोड़ भविष्य हैं। ये संख्या हमें दिखाती है कि हमारे सामने चुनौती कितनी बड़ी है। बात सिर्फ कानून बनाने की नहीं, बल्कि उसे इतने बड़े देश में लागू करने की है। अब इतने बड़े काम को करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पैसा। एक अनुमान ये कहता है कि इस अधिकार को पूरी तरह से लागू करने के लिए हर साल लगभग 14,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। और इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हमेशा एक विवाद सा रहता है कि ये खर्च आखिर कौन और कितना उठाएगा। राज्य सरकारें कहती हैं कि उनके पास इतने संसाधन नहीं है और वो चाहती हैं कि ज्यादातर खर्च केंद्र सरकार दे। पैसे की समस्या तो है ही, पर इसके अलावा और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने खड़ी हैं। देश में अच्छे स्कूलों और ट्रेन्ड शिक्षकों की आज भी भारी कमी है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, मतलब कि कई प्राइवेट स्कूल सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन गए हैं और वहां मुफ्त शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब वजहों से कानून होने के बावजूद इसे जमीन पर लागू करना एक बहुत मुश्किल काम, एक देवा स्वप्न जैसा लगता है। ये 2010 का एक मामला हमें जमीनी हकीकत दिखाता है। हुआ ये कि मणिपुर के एक गांव में सरकारी प्राइमरी स्कूल की इमारत एक तूफान में ढह गई। गांव के लोगों ने, चेयरमैन ने बार बार अधिकारियों से गुजारिश की, पर कुछ नहीं हुआ। आखिर में गांव के चेयरमैन को हाई कोर्ट जाना पड़ा और तब जाकर कोर्ट के आदेश से वो स्कूल दोबारा बन सका। ये केस हमें दिखाता है कि अधिकार सिर्फ मिलने से कुछ नहीं होता, उसे पाने के लिए आज भी आम आदमी को लड़ना पड़ता है। और आखिर में ये बात इस पूरे सफर का सार है। हमने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद शिक्षा को एक मौलिक अधिकार तो बना लिया है, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। इस अधिकार को सिर्फ संविधान की किताब से निकालकर देश के हर बच्चे के जीवन की सच्चाई बनाना, यही हमारी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चुनौती है।